हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 21 आज हम देखेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी नज़र मारेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो अगर हम लास्ट लेक्चर में देखें तो हमने देखा था कि एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर उसकी चेकलिस्ट देखी थी और उस चेकलिस्ट के अंदर जो डिफरेंट किस्म के आइटम्स थे जो हमने एनालिसिस टेक्निक के अंदर जिन आइटम को हमने चेक करना होता है उनके ऊपर हमने नज़र मारी थी और उनको देखा था कि वो क्या क्या है, उनको कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप पूरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर समझ लें कि इसका कोर समझ के डिस्कस करें और समझें, और इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे चल के टाइम ज़ाया किए बगैर कि क्या है, किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग ये सारे के सारे लेक्चर एक सीरीज में देखना चाहते हैं तो हमारा एक फेसबुक पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए जो है एक ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये सारे के सारे लेक्चर आपको एक सीरीज में पड़े हुए मिल जाएंगे और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के अंदर जो स्लाइड्स में प्रेजेंट कर रहा होता हूँ ये पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पे आपको अवेलेबल होंगी। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन होता क्या है। ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन मकसद होता है, वो ये डिस्कवर करना या फिर ये फाइंड आउट करना होता है कि कहीं कोई जो दो रिक्वायरमेंट हैं या दो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैं उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अब वो कन्फ्लिक्ट की सूरत में भी हो सकता है और वो ओवरलैप्स की सूरत में भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट और ओवरलैप क्या होता है इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो इसके अलावा जो आप रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन होता है उसको, चाहे वो कन्फ्लिक्ट की सूरत में हो या फिर वो ओवरलैप्स की सूरत में हो, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हो वो होता है रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स। ये कैसे बनता है ये भी हम आज ही के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उसके बाद, और आप ये बनाते कहाँ पर हो, इसके रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मैट्रिक को बनाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग सा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए या फिर कोई एक्स्ट्रा टूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप एमएस ऑफिस के एक्सेल के अंदर इसको इजीली बना सकते हो। हर एक रिक्वायरमेंट को दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। अगर दो रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट पाया जाता है तो क्या करते हैं कि उन कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन दो रिक्वायरमेंट के इंटरेक्शन वाले कॉलम में 1 लिख देते हैं। अगर कोई दो रिक्वायरमेंट के दरमियान में ओवरलैप पाया जाता है तो ओवरलैप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस इंटरेक्शन वाले कॉलम में 1000 लिख देते हैं। अगर रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं, आपस में उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, तो हम उन सब के इंटरेक्शन कॉलम में 0 लिख देते हैं। ये तो हो गई ज़बानी कलामी बातें, लेकिन अभी हमने इसको प्रैक्टिकली देखना है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखने से पहले हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी है, और वो है कि जो दो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट्स और कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट्स को। तो ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको जब रिक्वायरमेंट दे रहा होगा तो कोई एक रिक्वायरमेंट तो नहीं होगा, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। तो समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता रहा होता है तो वो पहली रिक्वायरमेंट बताता है, उसके बाद 10-15 रिक्वायरमेंट बताने के बाद जब वो कोई 20वीं या 21वीं रिक्वायरमेंट पे जाता है तो समटाइम वो वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता है दूसरे लफ्जों में, जो कि वो पहली या दूसरी या तीसरी रिक्वायरमेंट में बता चुका होता है। यानी कि आप दो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट लफ्जों में एक एक टास्क को अचीव करने का कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप, ऐसे कंसेप्ट को आप क्या कहते हो कि ओवरलैपिंग, यानी कि ये रिक्वायरमेंट और कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपस में जो है कोई एक ही चीज को अचीव करना चाह रही हैं, तो ये ओवरलैप है। तो आप उन दोनों को क्यों लिख रहे हो, आप किसी एक को लिखो। ठीक है, काम मकसद तो दोनों का एक ही है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि कॉमन टास्क अचीव करने जा रही हैं उनको आप ये कह सकते हो कि दोनों रिक्वायरमेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। अच्छा, कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है। कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपका जब यूजर बता रहा होता है तो एक रिक्वायरमेंट के अंदर बताता है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर में, और कुछ 8-10 रिक्वायरमेंट आगे जाकर वो उसी से जो है ना, मतलब अपना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिससे आपकी वो उस रिक्वायरमेंट का कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप
क्लाइंट के पास जाते हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पर्पज से उससे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट डे था उसने पहली 50 रिक्वायरमेंट दी और उसमें उसने कहा कि यार मेरे पूरे ऑफिस का थीम जो है वो ऑरेंज कलर का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर भी ऑरेंज कलर नजर आए, नुमाया हो, ताकि वो ऑफिस की थीम के साथ मैच कर सके। हम कहते हैं ओके, नेक्स्ट डे हम फिर दूसरी बाकी रिक्वायरमेंट्स लेने जाते हैं और उसी वक्त वो अचानक से जिक्र करता है कि यार ऑरेंज कलर मुझे पसंद नहीं है और मैं इससे बड़ा इरिटेट होता हूँ, तो कोशिश ये करना कि हमारे सॉफ्टवेयर में कम से कम किसी किसी जगह पे नजर आए। ये मैंने एक सादा सी एग्जांपल दी है जिसमें सबसे बड़ा आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कि एक जगह वो ये कह रहा है कि ऑरेंज कलर होना चाहिए, दूसरे दिन वो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। अब या तो पहले दिन वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, दूसरे दिन वाली हो सकती है, आप दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जब आते हो, तो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को हम कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब ये दो कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। अब देखें, इसके अंदर इसने कुछ रिक्वायरमेंट ली हैं और पहली रिक्वायरमेंट को R1 कहा, दूसरी को R2, R3 एंड सो ऑन R6 तक, यानी कि टोटल 6 रिक्वायरमेंट्स इसने शो की हैं इंटरेक्शन मैट्रिक्स में। इंटरेक्शन मैट्रिक क्या है? जस्ट एक टेबल है और आपको देख के अंदाजा हो गया होगा कि आप MS एक्सेल में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर वाली रो में R1 से लेकर R6 तक सारी रिक्वायरमेंट्स का नाम लिख दिया, नीचे फर्स्ट कॉलम में R1 से लेकर R6 तक सब रिक्वायरमेंट्स का नाम लिख दिया। अब देखें, R1 और R1 जहां इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे 0 लिखा हुआ है, R1 से R2 में 0 है, R1 से R3 में 1000 है। तो अब हम ये देखते हैं जाकर कि हमने 0 का क्या मतलब है और 1000 का क्या मतलब है। तो हम बैक स्लाइड पे जाते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था कि 0 का मतलब इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स कि R1 आपस में इंडिपेंडेंट है, जाहिर है इंडिपेंडेंट है। R1 का एक रिक्वायरमेंट का अपने ही साथ कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ सकता, एक रिक्वायरमेंट अपने साथ ओवरलैप तो नहीं कर सकती, इसलिए इंडिपेंडेंट है। R1 R2 के साथ भी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि R1 और R2 में कोई कन्फ्लिक्ट या ओवरलैप नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं R1 और R3, तो R1 R3 जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ 1000 लिखा हुआ है। हम बैक जाके देखते हैं 1000 का क्या मतलब है। 1000 का मतलब ओवरलैप है, दैट मीन्स कि हमने R1 और R3 में जो चीजें बताई हैं वो कॉमन है, वो सेम है। आप R1 रख लो या R3 रख लो। अगर हम R1 से R5 पे जाके देखते हैं तो जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर आप बैक स्लाइड पे जाकर देखो तो वन का क्या मतलब है, दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट मीन्स ये कि या तो R1 पूरी कर लो या R5 कर लो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट रखती हैं। इसी तरीके से R1 से लेकर R6 तक आपका सारा का सारा कॉलम फिल कर दिया गया। अब जब आप इस कॉलम को इस टेबल को जब भी नजर लगाएंगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट किस किस के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है, किस किस के साथ ओवरलैप कर रही है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट टोटली इंडिपेंडेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर इंटरेक्शन मैट्रिक्स के ऊपर। इंटरेक्शन मैट्रिक्स तो आई होप सो को बनाना आ ही गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके ऊपर कि इंटरेक्शन मैट्रिक के अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कोई दो रिक्वायरमेंट्स को देख के ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट है या नहीं है, समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप ये कहते हो कि यार नजर तो आ रहा है कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम चाहें तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आपने ऑप्शन ये चूज करना है कि अगर आप डाउट में हो कि कन्फ्लिक्ट है या नहीं है, तो आपने उसको यही अज्यूम करना है कि इसमें कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट है ये अज्यूम करोगे तो फिर आप क्लाइंट से दोबारा डिस्कस करके उस इशू को दूर कर लोगे। अगर आप ये अज्यूम करोगे कि कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो जब आप उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर बना दोगे और वो अनडिटेक्टेड फॉर्म में वो कन्फ्लिक्ट एक सॉफ्टवेयर की शक्ल ले लेगा, तो फिर वहां पर जाकर उस प्रॉब्लम को दूर करना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो इसलिए आप पहले से ये अज्यूम कर लो जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो कि कन्फ्लिक्ट है। अब वो ये बता रहा है कि अगर जो एग्जाम्पल उसने इंटरेक्शन मैट्रिक के पीछे दिया है, अगर आप उस पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि जो R1 है यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 वो ओवरलैप कर रही है। किसके साथ ओवरलैप कर रही है? R3 के साथ। और किसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है? कन्फ्लिक्ट किसके साथ कर रही है? R5 एंड R6 के साथ। और ये चीज अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि अगर हम रिक्वायरमेंट 3 पे जाते हैं तो वो R1 के साथ ओवरलैप वाकई कर रही है, और R6 के साथ और R4 के साथ यहाँ पर ये क्या कर रही है, सॉरी हाँ ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। अब आप ये देख लें। अब इसके बाद हम आगे चले जाते हैं और R2 इज एन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। हम दोबारा से इसको रिवेरीफाई करते हैं। R2 0 0 0 0 0 0, दैट मीन्स कि ये वाकई इंडिपेंडेंट है क्योंकि हर जगह पे इसमें 0 0 ही है। अच्छा, इसके बाद ये आगे क्या बता रहा है? R3 ओवरलैप विद R1 R4
एंड R6। ओके सॉरी, हमने R3 को पहले देख लिया जबकि वो बात उस वक्त R1 की कर रहा था। अब R3 को हम दोबारा देख लेते हैं। R3 R1 R4 R6 के साथ कर रही है या नहीं कर रही? देखें, R3 R1 R4 R6 के साथ कर रही है। पहले जो उसने फर्स्ट में दिखाया था वो क्या था? R1 को दिखाया था। तो R1 R3 R5 R6 के साथ कर रही है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। R1 R3 R5 और R6 के साथ वाकई ही कर रही है। ठीक है, तो चले हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक बात यह है कि जो हमने इंटरेक्शन मैट्रिक्स देखा, इसके अंदर कहीं पे हमने 1 लिखा, कहीं पे 1000 लिखा, कहीं पे 0 लिखा। हम इसकी जगह सिंबल्स भी तो लिख सकते थे। हम 1000 की जगह टिक इस्तेमाल कर लेते, 1 की जगह क्रॉस इस्तेमाल कर लेते, 0 की जगह स्टार इस्तेमाल कर लेते। पॉसिबल था, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो नंबर ही क्यों लिखे गए? नंबर इसलिए लिखे गए कि आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हो। अब आप कोई भी अपना फार्मूला बनाकर तो इनकी R3 की कॉलम वाइज या फिर R3 की कॉलम वाइज या फिर R3 की रो वाइज वैल्यू को सम अप करके देख सकते हो कि किसकी वैल्यू कितनी बन रही है। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज को सम करोगे, जैसे R3 को हम रो वाइज देखें तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 3000। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट में किस हद तक इंटरेक्शन रखती है, चाहे वो ओवरलैपिंग की सूरत में हो या चाहे वो आपके कन्फ्लिक्ट की सूरत में हो। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उससे क्या इशू होगा आगे जाके देखते हैं। अब क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स और ओवरलैप मीन दैट एनी चेंजेस टू दैट रिक्वायरमेंट विल प्रोबेबली हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब यह है कि वो रिक्वायरमेंट जिसके अंदर ज्यादा इंटरेक्शन है कन्फ्लिक्ट की ओवरलैप की सूरत में, वो अगर उसके अंदर हम थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो वो बाकी रिक्वायरमेंट पे किसी ना किसी तरीके से जो है इम्पैक्ट जरूर डालेगी, क्योंकि वो उनके साथ लिंक है। तो ये चीज आपको इसी सूरत में क्लियर होती है जब आप इन वैल्यूज को सम्स अप कर लेते हो। ठीक है, अच्छा, इंटरेक्शन मैट्रिसेस ओनली मैट्रिसेस वर्क ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट एज ईच रिक्वायरमेंट इज कंपेयर्ड विद एवरी अदर रिक्वायरमेंट। अब देखें, 2 लाख रिक्वायरमेंट्स आपके पास होंगी तो आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 को उठा के रिक्वायरमेंट नंबर 2 से कंपेयर करें और ऐसे कंपेयर करते 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 2 लाख तक जाएं तो ये तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए ये जो इंटरेक्शन मैट्रिक्स वाला मेथड है ये हमेशा ऐसे सिस्टम्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा 200 रिक्वायरमेंट तक हो, क्योंकि इससे आगे इस पे काउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है और हमारे पास बड़े सिस्टम्स के लिए अलग मेथड्स मौजूद होते हैं। बट स्टिल इसका यह मतलब ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन का मेथड जो है बेकार है और ये छोटी सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज होता है। 200 रिक्वायरमेंट्स भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसकी बेस पे बहुत बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, और अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखें, फिर भी समझ अगर आपको नहीं आती है तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, मुझे फॉलो करके आप इस अकाउंट पे मुझसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन करके टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप जो मैंने आपको बताया फेसबुक का, आप उसको ज्वाइन करके उसके ऊपर अपने फेलोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे भी वहां पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करें। यही वो सपोर्ट है आपकी जो हमें मोटिवेटेड रखती है न्यू लेक्चर्स लेके आने पे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।